हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. और आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर 1 की यूनिट 2 के क्वेश्चंस को. यूनिट 2 जो है आपकी दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथडोलॉजी. तो यहाँ पर हम आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. तो वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग इट. तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ दी जाएगी. क्वेश्चंस नंबर में आपको भले ही कम लगे बट क्वालिटी क्वेश्चंस हैं आपके. PYQ है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको हेल्प करेगा आपके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. सो गाइस, हम ऑलरेडी काफ़ी सेशंस यहाँ पर कवर कर चुके हैं. अगर मैं बात करूँ तो हमने डिफरेंट यूनिट्स पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. जैसे कि हमने यूनिट 10 जो आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम की यूनिट है उसको हमने डिस्कस किया है. वहाँ से हमने एक वाइड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूनिट 10 की तो यूनिट 10 जो है वो आपका कह सकते हो आप फैक्चुअल यूनिट है. वहाँ पर आप फैक्ट्स को लर्न कर ही अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो वहाँ पर हमने 4 to 5 पार्ट्स लिए हैं, PYQ क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं. इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे वहाँ से. लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं. और भी हमने आपका जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया उस पर क्वेश्चंस किए हैं, आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस किए हैं. ये आपके टारगेट बैच 2020 टारगेट दिसंबर 2022 बैच की वीडियोस है. इसके अलावा तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं. लेकिन ये जो आपके हैं ये आपके अभी जो अपकमिंग एग्जाम है इसको ध्यान में रखते हुए की गई हैं. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. तो ये क्वेश्चंस तो हमने कल सॉल्व किए थे. पार्ट 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके. तो आप इसको भी एक बार ही अपना रिवीजन करते चलिए. कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सबको पता है कि अगर हम लोग एक बारी कुछ पढ़ लें और उसको अगर दोबारा नहीं देखें तो वो हमारे अनकॉन्शियस स्टेट पे माइंड में चला जाता है, तो फिर हमें कुछ याद नहीं रहता. तो इसलिए डेली रिवीजन करना बहुत ज़्यादा मस्ट है आपके लिए. तो रिवीजन करते चलिए. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. थोड़ा सा लिस्ट ऊपर नीचे हो गया है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ. यहाँ सामने आंसर लिख देंगे. एक्सपेरिमेंटल, तो इसके आगे जो यहाँ पर फर्स्ट में है यहाँ पे क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है. ठीक है, आप इसको खुद से अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल के आगे यहाँ पर कंट्रोल लिखा हुआ है. केस स्टडी के आगे आपका यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव लिखा है. ठीक है, और 4th नंबर पे आपका लिखा है, मैं डिलीट कर रही हूँ उसको. 4th नंबर पे लिखा है आपका इंटेंसिव. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो देखिए लिस्ट 1 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको दिया है रिसर्चेस दी हुई हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, केस स्टडी और लास्ट है आपका एथेनोग्राफी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल कि आपको मैच करना है. ठीक है, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन में इंट्यूटिव भी दिया हुआ है. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं या फिर स्पेस जहाँ ज़्यादा हो. यहाँ काफ़ी स्पेस है, इधर करते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की.
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये कोई भी ऐसी रिसर्च, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक वो रिसर्च होती है जो कि आपके साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल कंडीशंस के अंडर होती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपके साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल कंडीशंस के अंडर होती है, और यहीं पर ये जो रिसर्चेस होती हैं साइंटिफिक एक्सेप्टेबल कंडीशंस, इन्हीं को साइंटिफिक अप्रोच भी कहा जा सकता है। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच। तो ये जो साइंटिफिकली एक्सपेक्टेबल कंडीशंस हैं, साइंटिफिक अप्रोच है, इन्हीं के अंडर आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट कराया जाता है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का ही यहाँ पर यूज़ होता है इस रिसर्च में। देखिए नाम से पता चल रहा है अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो यानी कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो आप एक्सपेरिमेंट कर कब रहे हो? तो आप साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल कंडीशंस जो हैं, यानी कि आपकी साइंटिफिक अप्रोच है, इसके अंडर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज़ करके जो भी रिसर्च करते हो, उस रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से जाना जाता है। दूसरी मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जब जो रिसर्च होती है, ये जो रिसर्च होती है, यहाँ पर 2 सेट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ होता है। पहले सेट की अगर हम बात करें तो जो आपका फर्स्ट सेट होता है, ये आपका एज अ कांस्टेंट वर्क करता है। ठीक है, आप कह सकते हो एज अ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एज अ कांस्टेंट वर्क करता है, जो कि जिसका इस्तेमाल आप, ये जो फर्स्ट आपका सेट था, ये एक कांस्टेंट होता है, और इस फर्स्ट सेट का ही आप यूज़ करते हो क्या, कुछ मेज़र करने के लिए। तो बात आ जाए क्या मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो इस फर्स्ट सेट का यूज़ जो आप करते हो वो आप करते हो measure the differences of the second set। यानी कि जो आपका दूसरा सेकंड सेट है, उसमें जो भी आप डिफरेंस देख रहे हो, तो उस डिफरेंस को मेज़र करने के लिए आप इस फर्स्ट सेट का यूज़ करते हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपकी 2 सेट्स होते हैं वेरिएबल्स के, और साइंटिफिक अप्रोच के अंतर्गत ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में था। अब देखिए यहाँ पर आता है आपके सिचुएशंस पर, कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनके अंडर आपको ये रिसर्च करनी होती है, मतलब कुछ सिचुएशंस का आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अगर कुछ सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो सबसे पहली जो सिचुएशन रहती है आपकी, वो है आपकी टाइम। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी एक सिचुएशन है। तो टाइम क्या होता है? तो टाइम एक वाइटल फैक्टर है। क्या है? टाइम जो है आपका एक वाइटल फैक्टर है। यानी कि ये जो टाइम है ये हेल्प करता है एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में, केस और इफेक्ट में। मतलब आप किस तरह से, किस टाइम पर आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, और वो रिसर्च का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी, उस जो रिसर्च आप जिस टाइम पे कर रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी रिसर्च पे। ठीक है, क्या कारण रहेंगे जिससे कि आपकी रिसर्च जो है वो प्रभावित होगी। तो आपको टाइम का यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा जो आ जाता है आपका, दैट इज इनवेरिएबल बिहेवियर। क्या आ जाता है? इनवेरिएबल बिहेवियर। यहाँ पर इनवेरिएबल बिहेवियर की बात करें तो ये भी आपके कॉज और इफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये जो जितना कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है उसका जो सार निकल के आ रहा है, ठीक है, कि वो क्या निकल के आ रहा है, कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो कैसे होती है। तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी एक कंट्रोल फॉर्म में होती है।
किस में होती है? कंट्रोल में। अब आप कहोगे कंट्रोल आपने कैसे बोल दिया कि कंट्रोल है? देखो, सबसे स्टार्टिंग से देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसी को तो आप यूज़ करोगे। तो वो यूज़ जो आप करोगे रिजल्ट का, वो आपकी कंट्रोल्ड कंडीशंस में है। कैसे है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि चलिए मान लीजिए कि अगर आप वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वाटर पे वर्क कर रहे हैं, तो आप किसी रिवर से वाटर लेकर आएंगे और आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, तो आप मुझे बताइए क्या वहाँ पर टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है? आप टेस्टिंग, अगर आपको वाटर टेस्टिंग करनी होती है तो आप कब जाते हैं टेस्टिंग के लिए? मॉर्निंग के टाइम पे ना। क्या कभी देखा कि दोपहर में टेस्टिंग करने जाया जा रहा है? जो रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो अगर जिस पे वाटर टेस्टिंग की बात करूँ तो वाटर लेने कब जाते हैं? वो मॉर्निंग के टाइम पे जाते हैं। क्यों जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे? तो उसका जो कारण है, रीज़न है, वो ये है कि उस टाइम पर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है वाटर के अंदर, वो सब रुकी हुई होती हैं। तो हम जो भी पैरामीटर्स चेक करने वाले हैं वाटर में, उसमें हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, तो अब कंट्रोल कंडीशंस आ गई ना कि आपको मॉर्निंग में ही जाकर वाटर कलेक्ट करना है। दूसरा, इनवेरिएबल बिहेवियर आप देख रहे हो। अब बिहेवियर देखोगे आप कि अब आपने जैसे वाटर लिया, वाटर में आपने पैरामीटर्स को चेक किया, तो अब देखिए वो पैरामीटर्स थोड़े, अगर आप उनको वाटर को अगर आप जो लेकर आ रहे हैं उसको ओपन करके छोड़ देते हैं, मतलब उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो भी क्या होगा, जब आप रिसर्च करोगे तो जो आपकी रीडिंग्स आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। तो आपको जो अपनी रिसर्च करनी है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में करनी है, इसलिए जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का आंसर हो जाएगा वो आप मैच करोगे विद कंट्रोल, ठीक है। अब दूसरा है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लिया था लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ किया। सेम हम हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ करेंगे। आप इजीली समझ पाओगे कि क्यों हमने किस आंसर को मतलब किस कॉलम को किससे मैच किया। ये हिस्टोरिकल रिसर्च। तो अब देखिए बात आ गई हिस्टोरिकल रिसर्च की। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ भी जो प्री हिस्टोरिक टाइम में की गई होंगी रिसर्चेस, वो रिसर्चेस आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आएंगी। तो ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ये बेसिकली आपकी कैसी होती है, तो ये रिसर्च आपकी होती है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। यहाँ पर आप किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं? क्वालिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जो ये हिस्टोरिकल रिसर्च है इसके मीनिंग की बात अगर करें तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर पास्ट इवेंट्स, जो जो पहले की घटित घटनाएं हैं जो आपके पास्ट में घटित हो गई हैं, उनको इंटरप्रेट करने के लिए ये रिसर्चेस की जाती हैं ताकि जो फैक्ट्स हैं वो निकाले जा सकें और उनको एक्सप्लेन किया जा सके, उनके कारणों को एक्सप्लेन किया जा सके और उनके क्या प्रभाव पड़े थे उस टाइम पर उनको बताया जा सके, या फिर उन प्री हिस्टोरिक जो पास्ट में घटित घटनाएं हैं उनके अब हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं, उनको यहाँ पर इलैबोरेट करने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च में, यानी कि जो पास्ट के इवेंट्स होते हैं इनकी स्टडी की जाती है। जैसे कि हम बात कर लें अगर अपनी वर्ल्ड वॉर्स की, तो जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए आपके, तो उन वर्ल्ड वॉर का रीजन से पास्ट इवेंट्स हो गए। एग्जाम्पल में लेती हूँ मैं वर्ल्ड वॉर। तो अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, ये वर्ल्ड वॉर हुए क्यों थे, क्या रीज़न था इन वर्ल्ड वॉर होने का, तो आप एक तो उसका पता लगाओगे कि कॉज क्या थे, क्यों ये वर्ल्ड वॉर हुए थे। ठीक है। दूसरा, जब ये वर्ल्ड वॉर हुए थे तो फिर इनका इफेक्ट क्या पड़ा था। ठीक है। तो सबसे पहली बात, कोई भी अगर युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो इकोनॉमी इफेक्ट होती है। ठीक है। लोगों की लाइफ्स जाती हैं। ठीक है। कितने लोग डेड होते हैं ना, तो वो सब ये इफेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। कारण तो अपना एक पर्सनल रीज़न रहता है कि दो राजाओं के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, साम्राज्य के लिए हो रहा है। ठीक है। तो
पास्ट में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड वॉर लिया है, उनके क्या कारण थे और उनके क्या इफेक्ट पड़े, ये जानने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं। दूसरा, क्वालिटेटिव टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आ जाती है आपके डेटा कलेक्शन की। तो जो डेटा कलेक्शन होता है वो कहाँ से मिलता है आपको? या तो डायरेक्ट अकाउंट से मिल जाता है इवेंट का, क्योंकि अब आजकल आपके हर एक पर्टिकुलर इवेंट का एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, तो या तो आपको डायरेक्टली अकाउंट से मिल जाता है इवेंट के, या फिर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लेते हो। तो इसको एक बार नोट करते चलते हैं कि या तो आपको इवेंट के अकाउंट से मिलता है, या फिर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लेते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि कुछ ऐसे आपके इवेंट होते हैं जो कि ऑफिशियली होते हैं। जैसे अगर आप संविधान की बात करें तो आपका जो संविधान लिखा गया था उसमें जो संशोधन होते हैं, जो अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो सब आपके एक डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है। पर्सनल रिकॉर्ड होता है, और आई विटनेस पीपल्स होते हैं, मतलब जिन्होंने अपनी आंखों से वो घटना घटित होते देखी है, तो उन लोगों के थ्रू बुक्स लिखी जाती हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इसके थ्रू टेक्स्ट बुक्स वगैरह, इनके थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन है पहले घटित घटनाओं की वो मिलती है। तो ये आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च में आ गई। अब आप एक बात ये मुझे बताइए कि इसका आंसर मैं दे रही हूँ कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है वो किससे मैच करेगी। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ये जाएगी आपके क्रिटिसिज्म के साथ। क्रिटिसिज्म के साथ क्यों जाएगी? क्रिटिसिज्म क्या होती है? तो क्रिटिसिज्म होती है आलोचना। क्या होती है? आलोचना। तो पहले की घटित कुछ भी घटनाएं हैं उसकी आलोचना हम सब आज करते हैं बैठ के। अगर हम बात करें अकबर की तो कुछ लोग कहते हैं अकबर एक बहुत अच्छा शासक था, और कुछ लोग कहते हैं कि अकबर अच्छा शासक नहीं था। तो क्या हो रहा है? आलोचना हो रही है। ठीक है। रिसर्चेस की जा रही हैं, तो उसका अपना अलग अलग जो है वो सबका फोकस रहता है। ठीक है। तो हमारी जो हिस्ट्री रही, हमारा जो इतिहास रहा, वहाँ कुछ आलोचक भी रहे और कुछ प्रशंसक भी रहे। इसलिए जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो मैच करेगी आपके क्रिटिसिज्म के साथ। और एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल कंडीशन में होता है एक्सपेरिमेंट, तो कंट्रोल। अब आ जाती है आपकी केस स्टडी। तो केस स्टडी की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली केस स्टडी आपका होता क्या है? तो केस स्टडी जो होती है वो होती है आपकी डिटेल्ड स्टडी। क्या होती है? डिटेल्ड स्टडी होती है। किसकी डिटेल्ड स्टडी होती है? तो केस स्टडी, डिटेल्ड स्टडी होती है स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्सन के बारे में ही स्टडी कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड दी केस स्टडी। केस स्टडी आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे करते हो, चाहे तो आप किसी भी पर्सन पे कर लें, या फिर आप किसी भी प्लेस पे कर लें, या किसी भी इवेंट की केस स्टडी की जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी की जाए, या फिर किसी भी फेनोमेना की केस स्टडी की जाए। तो ये होती है आपकी केस स्टडी, यानी कि एक डिटेल्ड स्टडी जो आप किसी भी पर्सन, प्लेस, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी फेनोमेना पर करते हैं। ये भी यहाँ पर भी आप जिन मेथड्स का यूज़ करते हैं वो आपके क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, यानी कि केस स्टडी में भी आप क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज़ करते हो। ये जो केस स्टडी होती है ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है? डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब करने के साथ साथ ये कंपेयर भी करती है, प्लस आपका इवोल्यूशन भी देती है और अंडरस्टैंडिंग देती है रिसर्च प्रॉब्लम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर। तो इसलिए केस स्टडी को जो है वो अच्छा माना जाता है। ठीक है। क्योंकि अब आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ केस स्टडी कर रहे हैं तभी आप किसी भी पर्सन की, प्लेस की केस स्टडी करें। आप अगर हिस्टोरिकल रिसर्च भी कंडक्ट कर रहे हो तब भी आपको आप जिस भी इवेंट पे हिस्टोरिकल रिसर्च अपनी कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको उस इवेंट का भी एक स्टडी करना पड़ेगा, तो वो भी आपके केस स्टडी के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए केस स्टडी अच्छी मानी जाती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्क करने के लिए। तो इसलिए जब ये अच्छी मानी जा रही है तो ये इसलिए मैच करेगी आपके किसके साथ? तो यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस ऑलरेडी देख लिए हैं। अब ये जाएगा हमारा इंटेंसिव के साथ। किसके साथ जाएगी? इंटेंसिव, यानी सी का जो आंसर जाएगा दैट इज इंटेंसिव। इंटेंसिव की बात आ जाती है आपका, इसका हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो होता है गहन। तो केस स्टडी आ गई। आप केस स्टडी जब आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो तो
ऑब्वियस सा है कि आप गहन अध्ययन करोगे ना, तो इसलिए ये आपका इंटेंसिव हो गया कि बहुत जब आप ध्यान लगाकर पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज तो सब सर के ऊपर से जाएगा। तो गहन अध्ययन करना है, सो केस स्टडी गोज विद इंटेंसिव। एंड द लास्ट ऑप्शन हेयर लास्ट आपको जो मैचिंग करनी है दैट इज एथेनोग्राफी। तो एथेनोग्राफी सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है। एथेनोग्राफी में जो होता है, इसमें आप ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को स्टडी करते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टडी की जाती है वो ह्यूमन बींग्स पे की जाती है। तो ये एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, किसके बारे में जानने के लिए? लाइफ्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए हम एथेनोग्राफिक मेथड का यूज़ करते हैं। एथेनोग्राफी रिसर्च का यूज़ किया जाता है। ये मदद करता है कि कैसे और क्यों लोग जो है वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग कल्चर्स में। इसका पता लगाने के लिए ये एथेनोग्राफी रिसर्च की जाती है। यहाँ इस एथेनोग्राफी रिसर्च में प्राइमरी मेथड्स यूज़ होते हैं। जैसे अब तक क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ हो रहे थे, यहाँ पर आपके प्राइमरी मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। रिसर्चर्स ऑब्जर्व करते हैं कि जो सेम पीपल है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है वो रेगुलर बेसिस पे या फिर किसी भी एक ग्रुप के बारे में या किसी भी एक पर्सन्स के बारे में जो रिसर्चर्स होते हैं वो काफ़ी हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, लंबे समय तक उन पर अध्ययन करते हैं। तो ये रिसर्च आपकी एथेनोग्राफी कहलाती है, लंबे समय तक की जाती है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज़ इंटरप्रिटेटिव। यानी कि इंटरप्रिटेटिव का मतलब होता है कि कुछ अर्थपूर्ण हो। ठीक है, तो जब आप किसी की दूसरों की ज़िंदगी के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हो तो उसके अर्थपूर्ण बातें ही तो देखेंगे आप, उसके पॉजिटिव साइड से देखेंगे। हाँ, नेगेटिव देखेंगे लेकिन नेगेटिव को तो थोड़ा दर्शाएंगे आप। उसके जिसे बोला ना कि हमने उसकी पीपल्स का जो पीपल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं ये जानने के लिए ही कर रहे हो ना आप। तो ये अर्थपूर्ण ही है। ठीक है, पता लगा रहे हो कि सब लोग एक ही समय पे दो पर्सन एक जैसे क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अर्थपूर्ण बात है जिसका पता आप लगा रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटरप्रिटेटिव। अब हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। ये आपको हिंदी में दिया हुआ है, जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ वो देख लें क्योंकि उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि प्रयोगमूलक ऐतिहासिक केस अध्ययन और नृवंश विज्ञान। तो यहाँ पर मैच कर देती हूँ मैं। जो प्रयोगमूलक है वो नियंत्रण है, मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो नियंत्रण में करेंगे। ऐतिहासिक जो भी शोध किए जाते हैं उनमें आलोचना बिल्कुल देखने को मिलती है। दूसरा आपका केस अध्ययन है, तो जब आप किसी केस क्या अध्ययन करते हो तो गहन अध्ययन करते हो। और जब आप नृवंश विज्ञान यानी कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हो, उनके बारे में जानते हो, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हो, तो वो आप व्याख्यात्मक तरीके से उसको एलैबोरेट मतलब दर्शाते हो। कोड अब हम मैच कर देते हैं यहाँ पर। तो जो कोड जाएगा वो नोट कर लीजिए एक बारी। ठीक है, तो फर्स्ट का है आपका, ए का जो है वो है सेकंड, बी का है फर्स्ट, तो सेकंड और फर्स्ट, और इधर सी का है फोर्थ, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस क्वेश्चन में हमारा, लेकिन आपने कुछ क्वालिटी एजुकेशन, कुछ क्वालिटी फैक्ट्स यहाँ पर गेन किए। नेक्स्ट इज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो आपकी परिकल्पना होती है उसको कैसे तैयार किया जाता है। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में यानी कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आप हाइपोथेसिस को तैयार करते हो उसको कब तैयार करते हो, तो कोई भी जब आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उसकी जब आप तैयारी करोगे, उसकी परिकल्पना जब तैयार करोगे तो एक्सपेरिमेंट से पहले ही तो करोगे, है ना, बाद में थोड़ा ना करोगे। अब आप क्लास में अगर टीचिंग करने जा रहे हो, मैं आपको यहाँ पर ये जो क्लास दे रही हूँ तो इस क्लास को देने से पहले ही तो मैंने ये स्लाइड तैयार की होगी,
है ना। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, बिफोर द एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग से पहले आप प्रयोग की परिकल्पना को तैयार करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। क्लियर। आगे टाइप 1 यहाँ पर बोला है कि जो एरर टाइप 1 की जो एरर होती है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में, वो कब होती है, यानी कि एक शून्य परिकल्पना के परीक्षण में टाइप 1 त्रुटि होती है जब शोधकर्ता क्या करता है, तो जब शोधकर्ता रिजेक्ट कर देता है, जब वो सही होता है तब ये त्रुटि आपको देखने को मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। यहाँ पर बोला है कि हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड यूजिंग, अब पूछा है क्या गलत है, यानी कि आप किसका उपयोग कर परिकल्पना तैयार की जा सकती है, तो एस्टैब्लिश थ्योरी का यूज करके आप परिकल्पना को तैयार करोगे, जो प्रीवियस रिसर्चेस थी उनके फाइंडिंग्स को, या फिर रिसर्चर के एक्सपीरियंस को, या फिर रिजल्ट ऑफ द सेम स्टडी, यानी कि आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप एक परिकल्पना को तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटेटिव डेटा जो आपका गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण है वो किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में बोला है एक्सियल कोडिंग, मेटा एनालिसिस, रिच थिक डिस्क्रिप्शन या फिर राइटिंग मेमोज। तो क्या बोला है, गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण। तो गुणात्मक आंकड़ों के जो विश्लेषण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके मेटा एनालिसिस में। किस में होते हैं, मेटा एनालिसिस में। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेटा एनालिसिस की अगर मैं बात करूं मेटा एनालिसिस, ये मेटा एनालिसिस क्या है, तो ये जो मेटा एनालिसिस है ये क्या है, ये कंबाइनिंग रिजल्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन से बनता है मेटा। तो रिजल्ट जो होता है इंडिविजुअल स्टडीज़ का स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के साथ उसको यहाँ पर कंबाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, जो इंडिविजुअल स्टडीज़ हैं आपकी, और जो आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी है उसको कंबाइन करा जाता है। प्लस का साइन यहाँ फिर मैंने कॉम्बिनेशन के लिए लगाया है, आप इसको योगात्मक मत समझिएगा, ठीक है। तो इनको कंबाइन करने के लिए मेटा एनालिसिस की जाती है। मेटा एनालिसिस जो है वो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। मेटा एनालिसिस ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है एविडेंस की, जो भी एविडेंस है उसको ऑब्जर्व करके जो स्टडी की जाती है, दैट कम्स अंडर द मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में हम अगर देखें तो आपका एक यहाँ पर आपको एक हायरार्की देखने को मिलती है। हायरार्की अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगी। टाइम जो है थोड़ा सा क्लियर आउट हो गया है, दैट्स वाई थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। ये आपकी एक हायरार्की यहाँ पर बनती है। यहाँ पर अगर मैं इस हायरार्की की बात करूँ तो सबसे नीचे आपका आ जाता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ यानी कि आपको जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप यहाँ पर देते हो, तो यहाँ आपका आ जाएगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा सेकंड स्टेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देंगे केस रिपोर्ट्स। क्या देंगे? केस रिपोर्ट्स। थर्ड लेवल पर केस कंट्रोल स्टडीज की जाती है। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी। याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस लेवल पर क्या है। तो ये लेवल आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का है, फिर केस रिपोर्ट्स, फिर आपका केस कंट्रोल स्टडीज। केस कंट्रोल्ड स्टडीज के बाद
कोहर्ट स्टडी होती है आपकी, ठीक है, कोहर्ट स्टडीज़। कोहर्ट स्टडीज़ के बाद में आपकी 2 लेवल्स और होते हैं, थोड़ा छोटा हो गया था, इसको बड़ा कर लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, बाहर लिख देंगे। तो कंट्रोल्ड स्टडीज़ के बाद यहाँ पर आपका होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, रैंडम जो है वो आप कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं, तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। और इसके ऊपर वाले ऑप्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ आप सिस्टमैटिक रिव्यू देखते हैं, और लास्ट में जब ये सब हो जाता है तो यहाँ पर आपका होता है मेटा एनालिसिस। क्या होता है, मेटा एनालिसिस। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेटा एनालिसिस बेसिकली होता क्या, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा डर्टी सा लग रहा है बट कोई नहीं, हमें अभी यहाँ पर फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं सिर्फ। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। अब अगर आपको रिसर्च करनी है, आपको कोई भी शोध कार्य करना है, तो उसको करने के लिए आपकी अनिवार्य आवश्यकता क्या होगी। आपको एक रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करना होगा। तो भैया जब आप रिसर्च करने जा रहे हो तो रिसर्च डिज़ाइन कैसे डेवलप कर लोगे, जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक रिसर्च डिज़ाइन तो डेवलप की ही नहीं जा सकती ना। दूसरा है आपका फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के बारे में डिसाइड करने लगोगे, टॉपिक डिसाइड हुआ नहीं, रिसर्च के बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं, तो हम डायरेक्ट डेटा एनालिसिस कैसे करना है थोड़ा ना जानेंगे। पहले टॉपिक डिसाइड करेंगे, कहाँ में रिसर्च करनी है सब देखेंगे, तब जाके डेटा एनालिसिस होगा ना, कलेक्ट करेंगे तभी तो एनालाइज करेंगे, तो इसलिए भी कट हो जाएगा। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च, अब रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम रिसर्च ही थोड़ी ना करना शुरू कर देंगे, ठीक है, रिसर्च की कल्पना थोड़ी ना करेंगे। क्या करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस को तैयार करेंगे कि हम क्वेश्चंस किस तरह तैयार करेंगे कि हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, उस टॉपिक पर हमें रिसर्च करनी क्यों है, अगर हम उस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो तो हमें क्या क्या देखना है, किस किस चीज़ पर रिसर्च करनी है। जैसे कि अगर हम वाटर पे रिसर्च कर रहे हैं, तो जिस तरह आप अगर बरेली से बिलोंग करते हैं तो आपकी जैसे रामगंगा रिवर है, इसका एग्जाम्पल मैं दे दूँगी। आप रामगंगा रिवर पर रिसर्च करने वाले हो, तो आपने पहले चूज़ किया कि रामगंगा रिवर पर मैं रिसर्च करूँगी या करूँगा, तो क्यों, क्योंकि उसका वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है, तो हम वहाँ पर देखेंगे उसके वाटर लेवल को हम किस तरह से कंट्रोल कंडीशंस में ला सकें, ठीक है, उसको इम्प्रूव कर सकें उसकी कंडीशंस को, ये हमारा रीज़न रहा। अच्छा ठीक है, आप अगर हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्या क्या पैरामीटर्स चेक करेंगे, COD चेक करेंगे, BOD चेक करेंगे, TFS TDS, तो ये सब हम इस तरह से हम क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। अब कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है, किन किन केमिकल्स का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, कब हम सैम्पलिंग के लिए जाएंगे, कैसे हम एनालिसिस करेंगे, कैसे, ये सब कुछ आप तैयार करोगे जब आप रिसर्च करने वाले हो उससे पहले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हेल्पफुल लगे होंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।